Hello students and welcome to this new video. This is your chapter number 4 part 2 Anne Frank from the diary of Anne Frank. So let us continue with the chapter. In the earlier part we saw that Anne Frank would write in a diary. वो डायरी में लिखने वाली थी और डायरी में जो भी लिखने वाली थी वो किसी को बताने नहीं वाली थी, इसलिए उसने बोला कि मैं डायरी में जो भी हुआ है मेरे साथ, जो भी हो रहा होगा मेरे साथ, वो मैं लिखने वाली हूँ। मैं खाली फैक्ट्स नहीं लिखूंगी, मैं खाली पॉइंट्स नहीं लिखूंगी, मैं मेरी डायरी को एक बेस्ट फ्रेंड इमेजिन कर रही हूँ और उसका नाम दिया है डायरी को किटी। किटी नाम उनकी डायरी का है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, भाई कोई नहीं समझेगा जो भी मैंने किटी के अंदर लिखा है, जो भी मैंने ये डायरी के अंदर लिखा है। अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वे टू प्लंज राइट इन, अगर तुरंत ही मैं उसमें वो डायरी में जो लिखा है उसमें जंप हो गई या तुरंत ही उसके अंदर मैं बात करने लगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई किटी के अंदर क्या लिखा है। तो मैं आपको एक ब्रीफ स्केच मेरी जिंदगी का पहले दे दूं कि भाई हम जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वैसे एनी फ्रैंक जो है वो डायरी के पहले छोटा सा स्केच मतलब इंट्रोडक्शन दे रही है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, भाई मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं दे रही हूँ। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, मेरे पापा जो सबसे बढ़िया पापा है, जो सबसे अच्छे पापा है जो मैंने पूरी लाइफ में देखे हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी जब तक उनकी 36 years old की उम्र हो गई थी and she was 25. So the mother of Anne Frank was 25 and her father was 36 years old when they married. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी जो सिस्टर है जिसका नाम मार्गोट है, मार्गोट बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर छोटा सा एक शहर है फ्रैंकफर्ट करके, 1926 में वो जन्मी थी। I was born on 12th June 1929. एने फ्रैंक अपने बारे में बात कर रही है, यहाँ पे वो बोल रही हैं कि 12th जून 1929 को वो बॉर्न हुई थी। I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक मैं 4 बरस की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933. तो 1933 में उनके फादर, बेटा एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अपना ठिकाना चेंज करना, ठीक है? आप जो रह रहे हो वहां पे दूसरी जगह पे चले जाना, उसको बोलते हैं एमिग्रेटेड। तो मेरे फादर जो थे, एने फ्रैंक क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो फादर थे वो हॉलैंड माइग्रेट हो गए थे, हॉलैंड चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। तो सितंबर में मेरी जो मम्मी थी उनके साथ हॉलैंड चली गई थी, जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। एडिथ फ्रैंक उनकी मम्मी का नाम था। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो आचिन भी एक शहर है और आचिन हमको भेजा गया था हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मुझे और मार्गोट दोनों को वहां पे भेजा गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई थी एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो मैं फरवरी में वहां पे गई थी। आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, तो मतलब मैं फिर फेब्रुवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, तो मार्गोट को एक बर्थडे प्रेजेंट के तरीके से मुझे वहां पे प्रेजेंट कर दिया गया कि भाई ये देखो आ गई है एने फ्रैंक। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो मैंने शुरू किया बेटा कहाँ से? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। तो 6 साल की हुई तब तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। तो 6 साल के बाद कौन सब लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं। तो अंटिल आई वाज 6 एट द टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। तो फिर फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड उन्होंने वहां पे शुरू किया। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस द हेड मिस्ट्रेस। तो सिक्स्थ फॉर्म मतलब सिक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वो। सिक्स स्टैंडर्ड में मेरे जो टीचर थे जिसका नाम मिसेस कूपरस था, वो हेड मिस्ट्रेस थी। बेटा हेड मिस्ट्रेस कौन होता है?
हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जब वो साल खत्म हुआ, जब मेरा 6th ग्रेड खत्म हुआ, तब हम दोनों, मिसेस कुपरस और मैं, दोनों रो रहे थे क्योंकि एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। फेयरवेल मतलब हम जुदा हो रहे थे। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो 1941 की समर में उनकी जो दादी थी है ना, वो बीमार पड़ गई। ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा था। तो मेरी जो बर्थडे थी, जो समर में आ रही थी, वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ गई। कब जन्मी थी वो? जून में जन्मी थी ना, देखो, इन जून 1929। तो भाई वो टाइम पे उनको सेलिब्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाया क्योंकि ग्रैंडमा का ऑपरेशन हुआ था, और सेलिब्रेशन नहीं करते हैं हम जब कोई बीमार होता है हमारे वहां पे। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। तो 1942 में जनवरी मंथ में उनकी जो दादी माँ थी वो गुजर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता है कि मैं मेरी ग्रैंडमा से कितना प्यार करती थी और अभी भी कितना प्यार करती हूँ, कितना सोचती हूँ उनके बारे में। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. तो 1942 में उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, वो जो पीछे चला गया था, जो बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, तो ये टाइम बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन होने वाला था। और ग्रैंडमा की जो कैंडल थी है ना, वो लोग तो कैंडल जलाते हैं, तो ग्रैंडमा की जो कैंडल थी वो बाकी सारे कैंडल्स के साथ भी जलती थी। हमने जलाई थी, केक के ऊपर ग्रैंडमा की कैंडल भी रखी थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो हम चार अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं, हम चार अभी ठीक ठाक कर रहे हैं सब काम। एंड दैट ब्रिंग्स मी, तो अभी हम प्रेजेंट डेट पे आते हैं 20th जून 1942, जहाँ पे एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। तो मेरी डायरी ने जो भी लिखा है उसका पोजीशन बता रहे हैं वो, कि भाई 20th जून 1942 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे रख दिए हैं मैंने। व्हाई डज एनए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? आंसर देखिए बेटा, एनए प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सिंस नो वन would understand a word of her musings if she were to jump right in. तो ये आपका आंसर है, why does NA provide a brief sketch? क्यों भाई NA brief sketch प्रोवाइड कर रही है अपनी लाइफ का? तो भाई किसी को नहीं पता चलेगा, अगर वो तुरंत ही डायरी के अंदर डायरी की बात करने लगेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, एक ब्रीफ स्केच की जरूरत होती है। What tells you that Anne loved her grandmother? Her statement that no one could understand her intensity of love for her grandma tells that she loved her grandmother. Moreover, the touching gesture of lighting up one candle for grandmother during Anne's birthday is also a poignant reminder of the love for grandma. Poignant मतलब strong, है ना, एकदम सिंपल और स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि वो कितना प्यार करती है अपने ग्रैंडमदर से। पॉज करिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट खींचिए या लिख लीजिए। मैं रब करता हूं इन 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, डायरी का फर्स्ट पोजीशन हमको यहाँ पे दिख, डायरी का फर्स्ट पेज मतलब डायरी की फर्स्ट एंट्री हमको यहाँ पे दिख रही है। देखो डेट कौन सी साइड है? राइट साइड, सैटरडे 20th जून 1942। The dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. तो quaking in its boots मतलब क्या होता है बेटा? Shaking with fear and nervousness. सब लोग डर रहे थे भाई। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो भाई क्यों डर रहे थे? What was the reason? The reason, of course, is the forthcoming meeting. Forthcoming मतलब अब आने वाली है। क्या आने वाला है? Meeting is the forthcoming meeting in which the teachers decide करेंगे who will move up. Who will move up मतलब क्या? कि भाई नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कौन जाएगा, एंड who will be kept back, और कौन वहीं रहेगा, वहीं स्टैंडर्ड में कौन रहेगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा, वो डिसाइड थोड़ी देर में होने वाला था। इसीलिए पूरा क्लास
एकदम शेक कर रहा था. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब शेकिंग विथ फियर, डर से शेक कर रहा था. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधे क्लास तो बेट्स प्लेस कर रहे हैं ना, शर्त लगा रहे हैं कि भाई नहीं तो पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा, तू पास होगी, तू पास नहीं होगी. जीएन एंड आई laugh ourselves silly at the two boys behind us. बेटा जीएन उनके एक फ्रेंड का नाम है. जीएन एंड आई laugh ourselves silly. हम एक दूसरे को देख के हंस रहे थे क्योंकि at the two boys behind us हमारे पीछे दो बॉयज बैठे थे. उनको उनकी बात सुन के हम हंस रहे थे. उनके पीछे दो बॉयज बैठे थे, उनका नाम था सीएन एंड जेक्स. सीएन एंड जेक्स, दो बॉयज जो उनके पीछे बैठे थे उनका नाम था सीएन एंड जेक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो वो दोनों ने क्या किया बेटा, वो दोनों ने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स थी ना, जो जो भी उन्होंने समर वेकेशन में सेविंग्स की थी, वो सब हॉलीडे की सेविंग्स वो बेट के अंदर, वो शरत के अंदर लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. तो सुबह से लेकर रात तक वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे यू आर गोइंग टू पास, तू पास हो जाएगा. नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा. यस यू आर, तू हो जाएगा. नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा. इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. बेटा जी मतलब वो और जीएन दोनों साथ में बैठा था ना, उन दोनों फ्रेंड्स एनए और जीएन दोनों साथ में बैठे थे. तो जी की प्लीडिंग ग्लैंसेस, प्लीडिंग ऐसे मतलब अब बंद कर दो भाई, पीछे मुड़ के एकदम बोलना, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देना, ऐसे ग्लांस करना. ग्लांस मतलब एक बार देखना कि भाई अब बंद कर दो, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना कि भाई अभी अब बंद कर दो. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और एने क्या था, एकदम मुड़ के एंग्री एंग्री एकदम देख रहे थे उनके सामने. कांट काम देम डाउन, तो फिर भी वो शांत नहीं हुए. इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. तो अगर आप मुझे पूछे, तो एने क्या बोल रही है कि अगर आप मुझे पूछे तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सो मेनी डमीज, कि ऐसे बहुत सारे ठोठ स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. तो क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 25%. तो 25% ऑफ द स्टूडेंट्स हम पीछे रह जाने चाहिए, यही स्टैंडर्ड में रख देने चाहिए. बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. लेकिन टीचर्स को हम, दे आर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स मतलब हम उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. तो धरती पे जो सबसे अनुमान, किसी भी चीज का अगर अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो वो है टीचर्स. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट. एने क्या बोल रही है कि मेरी जो दोस्त हैं वो सारी गर्ल्स के लिए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है. आई एम नॉट सो वरीड बिकॉज वी विल मेक इट, हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट फॉर्म में. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में वी आर नॉट श्योर, कि हम थोड़े डर रहे हैं, वो है मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, खाली राह देख सकते हैं. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तो तब तक हम एक दूसरे को बोलते रहते थे कि भाई आप हिम्मत मत हारो. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. तो मतलब आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल मतलब मेरे टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. तो हमारे टीचर्स में 9 टीचर्स थी जिसमें से 7 मेल थे और 2 फीमेल थे. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स. तो यहाँ पे मिस्टर कीसिंग की बात की गई है बेटा. मिस्टर कीसिंग कौन है, तो यहाँ पे मैथ्स टीचर है ना. ओल्ड फैशन पर्सन, फोगी का मतलब हो गया ओल्ड फैशन पर्सन, was annoyed with me for ages because I talk too much. तो भाई ये जो टीचर है वो हमेशा से एनए से annoyed रहते थे, परेशान रहते थे, चिढ़ाए हुए रहते थे, because I talked it so much. तो एनए क्या बोलेगी, भाई मैं बहुत बातें करती थी मेरे क्लास में, इसीलिए वो मुझसे चिढ़ाए रहते थे. After several warnings he assigned me an extra homework. बहुत सारी वार्निंग्स के बाद मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. बहुत ही बात करती थी यानी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. और होमवर्क क्या था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स.
उन्होंने ऐसे लिखने के लिए दिया, और ऐसे कौन से टॉपिक पे दिया? अ चैटर बॉक्स। भैया चैटर बॉक्स क्या होता है पता है? टप 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 चैटर, चैटर मतलब बातें करते रहना, चैटर बॉक्स मतलब ऐसा डब्बा जो बातें करता रहे, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐसे लिखने के लिए दिया उनको। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एना क्या बोल रही है कि भाई इनके बारे में क्या लिखे, चैटर बॉक्स के बारे में। आई वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, भाई इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी, अभी मैं चिंता छोड़ देती हूँ इसकी। आई jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने मेरे नोटबुक में ये टाइटल लिख दिया, मेरे बैग में वो नोटबुक डाल दिया, टक्ड इट इन माय बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, वे शांत रहने का प्रयास किया उनने। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई। तो वो शाम जब घर पे वो थी, तो जब सारा होमवर्क उनका खत्म हुआ, तब वो नोट, ऐसे वाला जो नोट लिखा था, तुरंत ही उन्होंने देखा। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. तो मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया while वो क्या कर रही थी, फाउंटेन पेन को च्यू कर रही थी, है ना, फाउंटेन पेन चबा रही थी, उसका जो टिप था वो चबा रही थी। वो छोटे बच्चे चबाते हैं ना, पेन को ऊपर के पार्ट को चबा जाते हैं, आपने भी कभी चबाया होगा। तो फाउंटेन पेन के ऊपर के टिप को चबाते चबाते वो सोच रही थी कि भाई इसके बारे में हम क्या लिखें। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव वीक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी कुछ भी लिख सकता है। एनीवन कुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब हो गया टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। तो किसी भी आधार के बिना कुछ भी लिख सकते हैं बहुत समय तक। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ के हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन ट्रिक क्या था भाई, एने ने क्या सोचा कि भाई हम ऐसा स्टेटमेंट लिखें, ऐसी बात लिखें, ठीक है, कि लोगों को विश्वास आ जाए कि भाई बात करना कितना जरूरी है। प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी मतलब जरूरत, और टॉकिंग मतलब बातें करना, तो बातें करने की कितनी जरूरत है ये प्रूव हो जाए, ऐसा कुछ हम लिखते हैं। ये हमारी ट्रिक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा और तुरंत मुझे एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो मैंने 3 पेजेस जो उनके टीचर ने असाइन किए थे वो लिखे, और मैं एकदम संतुष्ट हो गई कि नहीं ये बहुत ही बढ़िया लिखा है। मैंने वो पेपर के अंदर क्या लिखा था? आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टूडेंट का ट्रेट, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्टूडेंट में इनबिल्ट होता है बातें करना। उसने अंदर पेपर के अंदर ऐसा लिखा कि भाई स्टूडेंट का बातें करना बहुत ही नेचुरल है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर स्टूडेंट बातें तो करता ही है, ऐसा लिखा। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि भाई मैं अपना बेस्ट करूंगी और मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगी कि मैं उसको कंट्रोल रख सकूं, कंट्रोल कर सकूं। बट that I would never be able to cure myself of the habit. बट मैं वो जो हैबिट है बातें करने की, उससे पूरा पूरा, है ना, क्योर नहीं हो सकती। मैं बातें तो करूंगी ही, क्योंकि वो स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, वो बातें तो करते ही हैं। तो आई वुड नॉट बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगी पूरा 100%। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर। सिंस माई मदर टॉक्ड, तो मेरी मम्मी भी उतना ही बात करती है जितना मैं बात करती हूँ, तो इट इज नेचुरल, ओके। एंड दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो उसमें क्या बोला है कि भाई जो मम्मी के पास से मुझे क्वालिटी मिली है, इनहेरिटेड का मतलब जो आप पेरेंट्स के पास से क्वालिटीज लेते हो, आपके पेरेंट्स के भी ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो आप में दिखते हैं। तो ऐसे क्वालिटीज जो मेरी मम्मी के पास से मुझे मिले हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट्स। तो मिस्टर कीसिंग ने जब वो देखा, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे हंसे कि भाई ये क्या लिखा है इसने, बहुत ही बढ़िया लिखा है, और क्या कैसे उल्लू बना रही है ये। भाई व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अभी वो जब मिस्टर कीसिंग पढ़ा रहे थे और फिर से एने फ्रैंक ने बातें करना चालू किया। व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू,
द नेक्स्ट लेसन, तो नेक्स्ट लेसन जब पढ़ा रहे थे और बातें करना शुरू किया उसने, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो एक दूसरा ऐसे उनने दिया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. तो ये टाइम पे वो ऐसे था an incorrigible chatterbox का मतलब, बेटा incorrigible का मतलब होता है something that cannot be corrected, usually a bad quality. एक बुरी आदत जो आप कभी करेक्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं incorrigible. तो एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे उन्होंने ऐसे लिखने के लिए दिया कि भाई एक आप कभी भी सुधर नहीं सकते, ठीक है. अब दूसरा ऐसे लिखो, इन incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. तो मैंने वो ऐसे लिख के उनको दे दिया और मिस्टर किसिंग ने 2 नेक्स्ट लेसन के लिए कुछ भी बोला नहीं. However, during the third lesson, it finally had enough. तो थर्ड लेसन के टाइम भी जब एने फ्रैंक बात कर रही थी, तब वो उब चुके थे, वो कंटाल चुके थे. अब एने फ्रैंक, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो अब मिस्टर किसिंग ने क्या बोला भाई, एने फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में पनिशमेंट, जो आप बात कर रहे हो उससे पनिशमेंट मिल रही है आपको, आपको ऐसा लिखना है जिसका नाम है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो ऐसा ऐसे आपको लिखना है, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, बतख की आवाज होती है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स मतलब एने फ्रैंक की ही बात कर रहे हैं वो. तो ये उनको ऐसे लिखने के लिए दिया. द क्लास रोड मतलब जोर जोर से हंसने लगा क्लास. आई हैड अ लाफ टू, और मैं भी हंसने लगी. दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. तो भले ही मैंने अब ओरिजिनलिटी घुमा दी थी, ओरिजिनलिटी अब मेरी चली गई थी. बहुत सारे चैटर बॉक्स पे दो दो ऐसे मैंने भर भर के लिखे, मेरे माइंड के अंदर जितना भी था वो सब मैंने चैटर बॉक्सेस के ऊपर लिख दिया था, वो टॉपिक के ऊपर लिख दिया था. अब मेरे पास कोई ओरिजिनल चीज नहीं थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. तो अभी समय था कुछ और लिखने का, कुछ ओरिजिनल लिखने का, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सेन, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in words. मेरी जो फ्रेंड सेन, जो पोएट्री लिखने में बहुत ही बढ़िया थी, पोएट्री बहुत ही बढ़िया लिखती थी बेटा वो, तो उसने ऑफर की मुझे हेल्प, कि भाई मैं आपको हेल्प करूंगी, आपको ऐसे लिखने में मदद करूंगी, और बिगिनिंग से, शुरू से एंड तक आपको वर्स में लिखना है. वर्स मतलब वो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, देखो पोएम में हम ऐसे वर्ड देखते हैं तो पीछे सेम सेम होते हैं ना, लॉग बॉग, फिर फाइट हाइट, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं. तो आपको पूरा ऐसे मैं आपको पोएम के रूप में लिख के दूंगी. बिगिनिंग टू एंड इन वर्स. वर्स मतलब आप जैसे बोलते हो ना, हम सेम सेम वर्ड जाते हैं लास्ट पार्ट में, तो हमको अच्छा लगता है पोएम, तो ऐसे आपको लिखने लिखने दूंगी, मैं लिख के दूंगी. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं बहुत ही खुश हो गई. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट. मिस्टर कीसिंग मेरे साथ जोक कर रहे थे, ये सब्जेक्ट देके मुझे, ये टॉपिक देके, बट आई मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम. तो मैं श्योर बनाऊंगी, कि मैं श्योर हो जाऊंगी कि ये जोक जो है वो उनपे उल्टा पड़े, मैं उनपे जोक करूं. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मैंने मेरी पोएम लिखी और वो बहुत ही बढ़िया पोएम थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो वो पोएम किस बारे में थी बेटा, एक मदर डक के बारे में थी और एक फादर स्वान के बारे में थी, जिनके 3 baby ducklings हैं. तो उनके 3 बच्चे हैं, बेबी डकलिंग्स, छोटे छोटे डक्स होते हैं ना बेटा, डक्स के बच्चे को डकलिंग्स बोलते हैं हम. तो जिनके 3 बच्चे थे, who were bitten to death, जिनको बचका हम क्या बोलते हैं, वो क्या भरते हैं वो, बिटन मतलब उनको बचका भर भर के, या हम बोलते हैं कि भाई आप मार मार के उनको डेथ तक पहुंचा दिया था, मार दिया गया था बाय द फादर. मतलब जो फादर स्वान है, उन्होंने वो बिट बिट करके, है ना, उनको बाइट करे वो मार दिया. बिकॉज दे क्वैक टू मच. अभी क्यों मारा, बिकॉज वो क्वैक 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 आवाज बहुत करते थे. लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे.
तो लक मेरे साथ था और मिस्टर किसिंग ने ये जो जोक मैंने खेला है वो जोक सही रूप में लिया. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. तो उन्होंने पोयम पूरे क्लास में बताई, अपनी कमेंट्स भी बताई और बाकी सारे क्लासेस में भी वो पोयम पढ़ी. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तो तब से लेके अब मतलब तब से लेके मुझे अलाउ किया गया है कि आप बात कर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. तो ये बढ़िया क्या हो गया, सामने मिस्टर किसिंग तो सीरियस थे, अभी जोक्स करने लगे थे. मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स डेज डेज, तो अब मिस्टर किसिंग जोक्स करने लगे थे. योर्स एन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन. तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है ये, विथ छोटा सा थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ा था. चलिए भाई हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू. तो भाई मिस्टर कीसिंग एनॉयड क्यों थे और एन को क्या करने के लिए बोला. तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया आपके स्क्रीन पे. मिस्टर कीसिंग वाज annoyed with Anne because she talked very much in the class. Okay, she talked very much in the class. He assigned her extra homework, asking her to write an essay on the subject a chatterbox. तो उनने होमवर्क दिया है ना, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि भाई आपको एक ऐसे लिखना है ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स. तो ये आपका है क्वेश्चन 1 का आंसर. पॉज करिए, फोटो खींच लीजिए या फिर लिख लीजिए. The answer will be rubbed in 3, 2, 1. तो ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे. तो भाई एन कैसे बता रही है कि भाई वो चैटर बॉक्स कैसे बनी. शी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स. तो बातें कर रही है, उसके लिए उसने 2 आर्ग्यूमेंट्स की. फर्स्ट वन, दैट चैटिंग इन स्टूडेंट्स ट्रेड्स. एक उसने आर्ग्यूमेंट की कि भाई वो जो चैटिंग करना है वो स्टूडेंट का ट्रेट है. वन, दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड्स. एंड अदर, दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. तो उनकी मम्मी से जो उनको मिला है, हेरिटेज में मिला है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती है. पॉज करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर. Mr. Keesing was a strict teacher. However, he was not rigidly strict. इतने बहुत ही strict नहीं थे. He expected discipline and silence in his class while he was teaching, which is acceptable. Therefore, in regard of the events with essays and the enjoyment in them by him, Mr. Keesing cannot be entirely labeled as a strict teacher. He was fun-loving too. Pause कीजिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. ये आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का. व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास. एन वाज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर every time she was punished by Mr. Keesing. On 3 occasions, as punishment, he gave her topic to write essays on. However, on each occasion, he was impressed by the manner in which she presented her arguments. Finally, Mr. Keesing accepted the fact that Anne would always be that way. Hence, she was allowed to talk in the class. तो ये हो गए आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के 4 क्वेश्चन आंसर्स. पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो फिर आप लिख लीजिए. बेटा हमारे जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अभी मैं स्क्रीन पे नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 7 के 4 पार्ट. तो ये जो सब चीज है ना वो मैं आपके एप्लीकेशन के अंदर पॉकेट स्टडी आपकी जो एप्लीकेशन है वो पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन के अंदर वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसके बाजू में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है. तो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 करके वहां पे क्वेश्चन आंसर ऐसा लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा. वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं.
वो पीडीएफ में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप रह गए हैं किसी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए या कुछ बाकी रह गया तो आप उसमें वो देख सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर हैं और वो क्वेश्चन आंसर आपको लिख देने हैं आपके बुक के अंदर। देखिए बेटा, ये सब आपको बुक के अंदर लिखना है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। ये एने फ्रैंक वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नई पोयम और बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।